हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, आज लेक्चर सीरीज़ नंबर 8 है। तो ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी और आप लोग देख रहे हैं, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आप लगातार देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, जो ये फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये बिगिनर्स के लिए है, जो शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी की या यूपी पीसीएस या दूसरे स्टेट पीसीएस को देने की, और वो पूरा टाइम या कह सकते हैं हिस्ट्री को बोरिंग समझ के नहीं दे पाते हैं टाइम, या पढ़ने का मन नहीं करता, तो उनके लिए है कि इसको पिक्चर्स के थ्रू और दूसरे मैप्स के थ्रू और अलग अलग तरीके से स्टोरीज़ के थ्रू आपको ईजी बना के उसको बताने की कोशिश की गई है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अपना टाइम यहाँ वेस्ट ना करें, वो प्लीज़ अपना पॉलिश करें, अपनी पढ़ाई को और पॉलिश करें। अगर तैयारी अच्छी है, किसी वजह से पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार आपको तो वो ना देखें। लेकिन जिनकी तैयारी में अभी शुरुआत हुई है या बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी लेक्चर सीरीज़ है, तो वो ज़रूर देखें और उससे बहुत आसानी से सिर्फ देखते देखते आप सीख जाएंगे, याद हो जाएगी चीज़ें और समझ भी जाएंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से ब्रिटिश जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, आर्थिक नीति थी, वो इंडिया में क्या क्या हुई, किस तरह से चेंज होती है। जैसा कि हमने देखा था कि वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद, जिसको हम कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और लास्ट में फाइनेंशियल कैपिटलिज्म को हमने देखा था। काफ़ी चीज़ें हमने देखी थी। उसमें हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ देखा था, दादा भाई नौरोजी का आइडिया देखा था, कि उनकी बुक जो थी वो उसके बारे में देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे आगे की चीज़ें कि ब्रिटिश भू राजस्व की नीति। अब भू राजस्व मीन्स लैंड रेवेन्यू जो होता है उसको हम भू राजस्व कहते हैं। लैंड का टैक्स जो होता है जिसको उसको रेवेन्यू कहते हैं, तो वो है। तो उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, क्या हालत थी, विभिन्न नीतियाँ देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़, और फाइनली उसके जो कंक्लूज़न है, जो रिज़ल्ट है वो क्या है। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि लैंड उस समय खेती बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। उस समय तक तो ट्रैक्टर या मशीन्स भारत में यूज़ नहीं होता था बिल्कुल भी, जब ब्रिटिश पॉलिसी यूज़ हुई थी। तो इसमें आप देखेंगे 3 मेजर पॉलिसीज़ जो पैन इंडिया यूज़ हुई थी अलग अलग एरियाज़ में, जिसमें हम इस कहते हैं कि फर्स्ट था स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। तो देख सकते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं, वी कैन से परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी 3 टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी वॉज देयर। अब हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा है कि स्थायी बंदोबस्त। ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। परमानेंट सेटलमेंट इनिशिएट होता है आफ्टर 1793। तो 1793 और 1790 से ही ये शुरू हो जाता है इसका आइडिया। और 1793 हु इंट्रोड्यूस दिस आइडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपने जब हम पढ़ रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का आइडिया देखा था, बंगाल में किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने हमने बताया भी था आपको कि बंगाल से शुरू होता है जो इम्पीरियलिज़म, वो धीरे धीरे मैसूर जाता है, महाराष्ट्र में जाता है और फिर पंजाब होते हुए अवध की तरफ आ जाता है। तो ये तो आइडिया था। और उसी समय सबसे पहले जो बंगाल में इनका कब्जा हो गया, जब इन्होंने बंगाल के नवाब को हटा दिया और सिराजुद्दौला को हटा दिया, उसके बाद मीर जाफ़र को बनाया, उसके बाद तमाम सारे जो अप्स एंड डाउन्स आए थे, मीर कासिम, और फिर बाद में अल्टीमेटली जो पलासी का युद्ध होता, वहाँ पे इनका एक तरह से पूरी तरह से सेटलमेंट हो जाता है कि ये यही रूल कर रहे हैं। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद तो आप जानते ही। तो अब स्थायी बंदोबस्त है किस चीज़ के लिए? तो पहला तो हो गया कि लैंड के लिए है, ज़मीन के लिए। अब क्या हुआ स्थायी बंदोबस्त में? स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व को स्थायी रूप देना, ये एक परमानेंट सेटलमेंट कर देना कि क्योंकि उस समय तक कोई एक पॉलिसी नहीं थी, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जो ज़मींदार थे वो कितना टैक्स ले रहे हैं, या अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग पॉलिसी थी। तो इसी चीज़ को उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का नाम दिया कि एक कुछ परमानेंट कर दिया जाए जिससे हमको क्लियर रेवेन्यू मिलता रहे। क्यों लागू की गई, विशेषताएं देखेंगे, इसका परिणाम तो सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। ऑब्वियसली किसी भी पॉलिसी का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होगी। तो व्हेन
1793 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले बंगाल में हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि परमानेंट सेटलमेंट कहाँ हुआ। अभी तो ये आपको बंगाल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब हम दूसरे पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि और कहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसी यूज़ हुई। तो अब यहाँ पे देखते हैं, लिखा है तो अंडर दिस एक्ट राजाज एंड ताल्लुकदार्स रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। उससे पहले जो राजा हुआ करते थे, ताल्लुकदार हुआ करते थे, अब उनको जमींदार मान लिया गया। वेयर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेंट, अब उनको कहा गया कि आप अपना जो ज़मीन का रेंट लीजिए फ्रॉम द पीजेंट, किससे, जो किसान हैं उनसे, एंड पे रेवेन्यू टू कंपनी, अब कंपनी को उसको बाद में रेवेन्यू दे दीजिए। द अमाउंट टू बी पेड इज़ फिक्स्ड परमानेंटली। अब अमाउंट बोल रहे कि अगर आपके पास इतनी ज़मीन है तो फिक्स कर दिया गया, इतना देना ही है। अब आप कैसे कलेक्ट करेंगे, कब करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। वाई, क्यों किया गया? इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज, एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव फ्रॉम मोर रेवेन्यू। अब इसका ये हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट से हो जाएगा कि ज़मींदार को भी मालूम है कि इतना ही कलेक्ट करना है, तो कभी फसल अच्छी हुई तो वो रेवेन्यू तो उनको उतना ही देना है कंपनी को, और उनके पास से रेवेन्यू ज़्यादा आ सकता है, तो उनका कह सकते हैं उनकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी और वो ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे। तो वो प्रमोट करने के लैंड में लोग इन्वेस्ट करें, जो ज़मींदार है वही करेंगे। तो अब ये यहाँ पे देख लेते हैं, ग्राफ है, स्थायी रूप देने के लिए घटने बढ़ने से जो कंपनी का आय थी वो निश्चित नहीं थी कि कभी रेवेन्यू फसल ख़राब हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, तो ज़मींदार जो है बोला कि इस बार कम देंगे, इस बार ज़्यादा देंगे, तो उससे उनको पता नहीं चलता था क्योंकि अपना बजट नहीं बना पाते थे। आपको भी अगर आपको मालूम हो कि इतने पैसे मिलने हैं लगातार, तो आप भी अपना बजट उसी तरह से बनाएंगे। मान लीजिए आपके पॉकेट मनी बनती है, कभी 10,000 मिल जाए, कभी 2,000 मिल जाए, तो आप बजट नहीं बना पाएंगे अपना। तो इसकी वजह से जो किए जाते थे, ये आइडिया लाया गया। तो ये थोड़ा सा ब्लर है तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अनुपस्थित जमींदार, जमींदार जो होते थे वो भी वहाँ नहीं रहते थे, जो किसानों के साथ नहीं रहते थे। तो गांव पे स्तर पे जमींदार मौजूद नहीं होता था। जमींदार की जमींदारी नीलाम होने पर कोई अन्य उसे ले लेता था। इससे जमींदार जो किसानों की स्थिति से अवगत नहीं था, तो उसको मालूम नहीं था कि किसान की स्थिति क्या है, क्योंकि नया जमींदार आ गया, उसको मालूम ही नहीं। जमींदार को अपनी ज़मीन नीलाम ना होने के लिए उसके ज़्यादा वसूली करनी होती थी, तो क्या होता था कि इससे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता था। तो अब यहाँ पे देखिए फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट में क्या फीचर्स हैं। जमींदार वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ लैंड, जमींदार जो था, इससे पहले किसान वहाँ उस ज़मीन का मालिक माना जा रहा था, लेकिन अब जमींदार को मान लिया गया मालिक है। इफ़ जमींदार फेल टू पे द लैंड वुड बी ऑक्शन्ड ऑफ, कि अगर वो जमींदार अपना रेवेन्यू नहीं पे करता है तो उसको किसी और को दे दिया जाएगा जो उससे ज़्यादा पैसा देगा। द स्टेट केप्ट नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ पीजेंट, अब जो राज्य था उसका कोई भी किसान से डायरेक्ट लेना देना नहीं था। द जमींदार वर टू गिव 10/11 ऑफ द रेंटल, तो 10/11 11 भाग अगर ले रहा है तो उसका 10वां भाग उसको किसको देना पड़े, कंपनी को, और उसका जो 1/11 भाग है वो अपने पास रख लेगा। तो इसमें अगर 10/11 भाग देखें तो कितना होगा, 89% लगभग कंपनी को देता था, 11% अपने पास रखता था। तो आगे बढ़ते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट के बारे में और माइन्यूटली देख लेते हैं। ये शायद अलग है। तो ब्रिटिश पूर्व स्थिति थी कि 33% भू राजस्व लिया जाता था। अगर 100% उत्पाद होने पर 33 kg जो राज्य के पास वो होता था वो जमा हो जाएगा। भू राजस्व वृद्धि होने पर अधिकतम 50% बढ़ी। उत्पादन के घटने बढ़ने से भू राजस्व पर प्रभाव पड़ता था कि कभी ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाता था। यदि 33% भू राजस्व है और उत्पाद भी 33 kg हुआ तब क्या होगा, तो भू राजस्व स्थगित कर जाता। कभी फसल खराब हो जाती है तो 33% ही हुआ तब क्या करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं, किसान भूखे मर जाए। ब्रिटिश राज में क्या किया, भूमि का किराया था, उत्पादन के घटने बढ़ने से भू राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, तो इसका परिणाम क्या हुआ।
तो इसका परिणाम और लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था निश्चित आय कंपनी को जनरेट करना कि वो उसको मिले। समर्थक वर्ग की ज़रूरत थी। समर्थक वर्ग का मतलब कि जो ब्रिटिश जो राज्य है या ब्रिटिश जो रूल है उसको समर्थन कौन करेगा, क्योंकि यहाँ के लोग वो अलग थे, गोरे थे, और यहाँ पे आप देखेंगे बाहर से आए, सबको मालूम है। तो उनको एक अपने समर्थक वर्ग की ज़रूरत थी जो उनको सपोर्ट कर सके। अब सपोर्ट करने में क्या हो, ज़मींदारों को जब ये ज़मींदारी मिली तो सडनली आपको ज़मींदारी मिल गई कि आपके पास इतना बड़े बड़े राज्य हैं, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, तो उनको एक तरह से कृपा हो गई और उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने पे बहुत फ़ायदा होता था। ज़मींदार, आप इसीलिए देखेंगे सारे ज़मींदार अमीर हो गए। मुझे मान लीजिए आप नॉर्मल आदमी है, आपको एक ज़मींदारी मिल गई 10 गांव 20 गांव, तो आप सडनली अमीर हो जाएंगे। तो आप तो बहुत फेवर करेंगे किसी भी गवर्नमेंट का जो भी आपको ये दे, तो वो ज़मींदार बहुत लॉयल हो गए, बहुत। इसके अलावा प्रशासनिक कठिनाई से मुक्ति मिल गई। अब वो क्या करना है कि अगर ब्रिटिश आदमी जाके कलेक्ट करेगा तो उसको बहुत दिक्कत होती थी, उसको भाषा नहीं मालूम, उसको मालूम नहीं कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ज़मींदार कलेक्ट करके रेवेन्यू दे देते थे। इससे कृषि का विकास का आइडिया था कि कृषि का विकास हो जाएगा जब आप परमानेंट फिक्स हो गए कि इतना ही देना है, इसके बाद हम चाहे जितना डबल कमा सकते हैं, तो किसान भी ज़्यादा मेहनत करेगा। लेकिन ऑल्दो ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पे तमाम सारे ये डेटा दिए हुए हैं, हमको ये आखिर बाद में देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें हुई। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त किसके समय में हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस के समय। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए धन की आवश्यकता थी। वस्तुतः सैनिक सामग्रियों की खरीद, अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि के लिए धन की आवश्यकता भी थी। और भारत में आय का सर्वप्रमुख स्रोत भू राजस्व था, क्योंकि उस समय तक इंडस्ट्री भारत में नहीं थी, ऑल्दो ब्रिटेन में शुरू हो गया था। अतः अंग्रेजों ने भू राजस्व पर बल दिया, क्या नहीं होगा, और इस संबंध में विभिन्न नीतियां बनाई। इन नीतियों में ऊपरी स्तर पर चाहे जो अंतर दिखाई देता हो, किंतु उनका लक्ष्य एक ही था, अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना। ऑब्वियसली कोई बाहर से आया है, वो कमाने आया है, वो कंपनी थी, कंपनी का पहला उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करेगा, जो भी करना सकते हैं वो करेंगे। तो कहाँ, चाहे वो देसी कंपनी हो चाहे बाहर की कंपनी हो, सभी का पहला उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। उसके बाद बाकी चीज़ें हो सकती हैं। अब क्या हुआ, भिन्न भिन्न नीतियों के अथवा भू राजस्व की भिन्न भिन्न पद्धतियाँ अपनाए जाने के कारण यूरोप में प्रचलित विचारधारा एवं स्थानीय परिस्थितियाँ सर्वप्रथम स्थानीय बंदोबस्त के रूप में सुझाव दिया। तो एक्चुअली ये कि हुआ क्या, यूरोप में भी अलग अलग तरीके से लगाई गई चीज़ें, वहाँ पे जो स्थायी बंदोबस्त है वो सक्सेसफुल रहता है। फ्रांस जो है, फ्रांसीसी आदमी ने, इससे पहले हमने देखा था कि जो सब्सिडरी अलायंस था वो भी फ्रांसीसी ने दिया, डुप्ले ने, और यहाँ भी ये स्थायी बंदोबस्त का आइडिया भी फ्रांसीसी ने दिया। कॉर्नवालिस ने 1790 में इस व्यवस्था को शुरू किया, जिसे 1793 ईस्वी में संचालकों की अनुमति से स्थायी रूप दे दिया गया। क्योंकि कंपनी है तो सिर्फ अकेले नहीं कर सकते, कंपनी के संचालक और भी लोग थे। इस तरह स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में हुई। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कहाँ हुई, 1793 में किसके द्वारा शुरू हुई, कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू हुई। कब से शुरू करने की कोशिश की गई, 1790 में शुरू करने की कोशिश की गई। भू राजस्व से रिलेटेड है। इस बंदोबस्त को लागू करने में कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉर के विचारों से सहमत था। तो जॉन सॉर एक आइडिया, 4 आइडिया हुए। कॉर्नवालिस 1790 में शुरू होता है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त, और जॉन सॉर के आइडिया से कॉर्नवालिस इम्प्रेस था, उससे सहमत था, और उसके ही आइडिया पे शुरू हुआ स्थायी बंदोबस्त। और कहाँ पे शुरू हुआ ये भी है इम्पोर्टेंट है, बंगाल में। आगे हम दिखाएंगे आपको मैप भी कि कहाँ कहाँ कौन सा स्थायी बंदोबस्त या रतवाड़ी या महलवाड़ी बंदोबस्त जो थे वो कहाँ पे किस तरह से अलग अलग थे। आगे देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य क्या थे।
भू राजस्व की अधिकतम राशि स्थायी रूप से प्राप्त करना। तो रेवेन्यू जैसे हमने बताया कि एक फिक्स अमाउंट प्राप्त करना। भारत में एक ऐसे समर्थक वर्ग का निर्माण करना जो शासन सत्ता में ब्रिटिश को सहयोग दें। अब क्या होगा, जो जमींदार थे वो ब्रिटिशर्स के लॉयल हो गए, उनके समर्थक हो गए, उनको जैसा बताते थे और अपने ही लोगों का शोषण करके उनको देते थे और उनसे कह सकते हैं फेवर भी ले रहे हैं। प्रशासनिक कठिनाई से बचते हुए ब्रिटिश आर्थिक हित प्राप्त करना है। अब प्रशासनिक जिम्मेदारी, क्योंकि सीधे जो शोषण कर रहा है वो तो जमींदार कर रहा है, ब्रिटिशर्स तो कर नहीं है, ब्रिटिशर्स तो सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई ऐसा करो। कृषि का विकास करना है, ये भी एक आइडिया था कि स्थायी बंदोबस्त को देश ऐसा नहीं कि, क्योंकि जितने अच्छे कृषि होगी उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा, बाद में आप बढ़ा सकते हैं। तो इसको मेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जो उसके अच्छाइयाँ थी, इट सिक्योर्ड ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया, कि अभी जो ब्रिटिश का स्थापना कर दी उसने, कि अब मान लिया कि सबने मान लिया कि ब्रिटिशर्स ही राजा हैं, जनता भी मान ले रही, जो गरीब जनता वो भी मान ले। इट सिक्योर्ड अ फिक्स एंड स्टेबल इनकम फॉर द स्टेट, की राज्य के लिए फिक्स इनकम बता दिया उसने। एक्सपेंसेस ऑफ फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ लैंड्स वर सिक्योर्ड, की जो लैंड से जो सिक्योर कर लिया कि इतनी लैंड है तो इतना ही हमको मिलेगा। इट फैसिलिटेट द मेथड और कलेक्शन और लैंड रेवेन्यू फॉर द कंपनी, तो इसने एक मेथड बना दिया है टैक्स कलेक्शन का। इट वॉज टू गिव एनकरेजमेंट टू एग्रीकल्चर एंटरप्राइज एंड प्रॉस्पेरिटी, तो ये आइडिया था कि इससे एग्रीकल्चर भी बढ़े, इससे एंटरप्राइज बढ़े और संपन्नता बढ़े, प्रॉस्पेरिटी बढ़े। इंक्रीज द ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो साथ ही साथ जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा और फिक्स टैक्स हो गया तो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपने पास ज़्यादा पैसा रखेंगे तो खर्च करेंगे, तो इससे ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा। तो ये इनका आइडिया था परमानेंट सेटलमेंट का। तो आगे बढ़ते हैं, परमानेंट सेटलमेंट क्या विशेषताएं क्या थी। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूस्वामी माना गया। इससे पहले क्या हो रहा था, छोटे किसान भी भूस्वामी थे, उनसे टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, सारी ज़मीन दे दी गई जमींदारों को, सभी लोग, जो किसान जहाँ पे है वही रहेगा, उसी खेत पे कह सकते हैं खेती करता रह गया, लेकिन वो मजदूर की तरह काम करेगा। कृषक मात्र उस भूमि पर खेती करने वाला रह गया। इस भूस्वामी जमींदार वर्ग से सरकार ने लगान संबंधी समझौता किया और इस व्यवस्था में भू राजस्व उत्पादन में हिस्सा नहीं बल्कि भूमि का किराया था, कि जितना पैदा होगा उसमें से 33% रखेंगे या जो भी रखे, 50% भी रख ले या ज़्यादा कर ले, तो वो लोग वो परसेंटेज ख़त्म कर दिया कि कितना पैदा होगा फिर उसमें से कुछ परसेंटेज रखेंगे। इन्होंने बोला ये रेंट है, आपको ये ज़मीन दे दी गई है, इसका किराया मान लीजिए, ये आपके पास 20 गांव हैं, आप 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे। अब आप कैसे कलेक्ट करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप सिस्टम देख लिए कैसा बन गया था जमींदारी सिस्टम में। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके नीचे जमींदार थे, जमींदार पीजेंट्स से, जो किसान हैं, उनसे कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को। आगे बढ़ते हैं, इसका हमने जो बताया था यहाँ पे एक मैप है, उसको अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम कह रहे हैं स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जो है वो क्या हो रहा है, कहाँ पे है, बंगाल एंड उड़ीसा। पंजाब और यूपी में क्या है, महलवाड़ी सिस्टम था, और बॉम्बे यहाँ पे महलवाड़ी, और यूपी में जो अवध का रीजन था तालुकदार भी होते थे, आगे अब देख लेंगे। बॉम्बे एंड मद्रास में रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्या था, ये कोई पूछा जाता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मैप से आप आसानी से समझ सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। महल का मतलब गांव होता है, तो आगे देखेंगे इसको हम। भूमि भी जमींदारों के अधिकार में चली गई। भूमि अब किसके पास चली गई, जमींदारों के पास। एक सूर्यास्त कानून 1794 में लाया गया, जिसके तहत यह निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान का भाग नहीं चुकाया गया तो जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर उनकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो सूर्यास्त कानून मतलब 1794 में कि एक जो डेट दे दी गई है उसका सूर्यास्त, सूरज डूबने से पहले उसको टैक्स दे दे, ब्रिटिश कंपनी को जमा कर दे। स्थायी बंदोबस्त, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सूर्यास्त कानून किससे रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है। तो परमानेंट सेटलमेंट से ये एक तरह से ये पूछा जा सकता है कि किससे है, कि ये दे दे तीनों ऑप्शन, तो किससे, परमानेंट सेटलमेंट से इसका रिलेशन है। स्थायी बंदोबस्त कुल ब्रिटिश भारत के
19% क्षेत्र में लागू था। तो ब्रिटिश भारत का 19 उस समय तो ब्रिटिश भारत जैसे उसमें से 19% जो ये है इनके उसमें था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने जो परमानेंट सेटलमेंट कितने रीजन में था, 19%, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र, यूपी का बनारस डिवीज़न एवं उत्तरी कर्नाटक शामिल था। तो ये परमानेंट सेटलमेंट कहाँ कहाँ था, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का बनारस वाला क्षेत्र, क्योंकि बक्सर के बाद क्या हुआ था, बनारस को ले लिया था मुग़ल साम्राज्य से, अवध जो था उस रीजन से ले लिया था इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो। तो आगे बढ़ते हैं, आपको मुझे लगता है रिवीजन भी हो रहा होगा कि बक्सर वाला जो हमने पढ़ाया था वो सब चीज़ें भी याद आ रही होंगी। ओके, इसको हटाते हैं। अब इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या है, सकारात्मक परिणाम भी होगा। स्थायी बंदोबस्त से ब्रिटिश को नियमित आय प्राप्त होने लगी। अब बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से राज्य की आय पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा था। एक समर्थक जमींदार वर्ग अस्तित्व में आया जो शासन सत्ता में ब्रिटिश को सहयोग करने लगा। बार बार लगान के निर्धारण से होने वाली जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई। बार बार लगान, इस बार का अलग लगान होगा, अगली बार का अलग, ये नहीं। भारतीय संदर्भ में इसका सकारात्मक परिणाम यह रहा कि जमींदारों का भूमि पर पैतृक अधिकार होने से उनकी संख्या आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इसी से कालांतर में एक नवीन जो है जमींदार वर्ग पैदा हुआ। इससे क्या होगा, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट द कंडीशन ऑफ द पीजेंट इम्प्रूव्ड। तो परमानेंट सेटलमेंट से इनिशियली क्या हुआ कि उनकी जो किसानों की स्थिति बेटर हुई, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जमींदार को तो अपना ज़्यादा चाहिए तो उन्होंने ज़्यादा टैक्स लेना शुरू किया और बाद में ये सिस्टम भी इसीलिए कोलैप्स कर जाता है। गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी वॉज बेनिफिटेड अ लॉट बाय परमानेंट सेटलमेंट। गवर्नमेंट जो थे, कंपनी जो थी सरकार, वो काफ़ी उसको फ़ायदा हुआ। All the landlords who became the owners of the land felt obliged to English government and became its true supporter। क्योंकि उनको लगा कि ये तो पूरी तरह से कृतज्ञ हो गए कि उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने इनको जमींदार बनाया उससे पूरी तरह से कृतज्ञ हो गए। Although government could not increase the revenue in future, yet the flourishing trade enabled the English to impose some fresh taxes and trades. Thus they earned a lot of wealth through new tax levied on the landlords। तो एक तो है कि बार बार उसको बढ़ा तो नहीं सकते थे, लेकिन बाद में दूसरे जो टैक्स थे उस पर अप्लाई किया और उससे कंपनी को और फ़ायदा हुआ। सो फॉर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर इन्वॉल्व इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इनेबल्ड देम टू डिवोट देयर सर्विस टू द अदर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एज देयर वाज नो वर्क इन द डिपार्टमेंट नाउ। अब इसमें इनके पास एक बड़ा जो टैक्स कलेक्शन का था, कंपनी के पास एम्प्लॉय थे, अब उनका कोई काम नहीं रह गया तो उन्होंने दूसरी जगह पे उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कंपनी को। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, नए जो नवीन में हम बात कर रहे थे कि नए मध्यम वर्ग का विकास हुआ जिसने भारतीयों के ऊपर हो रहे ब्रिटिश आर्थिक शोषण को उजागर किया। अब क्या हुआ, सेम चीज़ है, जो व्यवस्था जो आपको कह सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था जिसको मार्क्स के शब्दों में अगर देखें तो बोलते हैं अपनी कब्र खुद ही खोदती। तो इन्होंने सोचा कि नवीन वर्ग बन गया है, हमारा तो लॉयल है, लेकिन वही लॉयल वर्ग के पास पैसा आ गया तो अब वो क्या कर रहा है, वो पढ़ा, उसने देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो दुनिया में वो देख रहा है अच्छा शोषण हो रहा है, उसको समझ में आया कि इंपीरियलिज्म क्या होता है, उसको कॉलोनियलिज्म समझ में आने लगा, तो वो उसके अगेंस्ट में भी जाने लगा। नकारात्मक परिणाम यही पड़े, भारतीय कृषि एवं किसानों पर इसका अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस व्यवस्था में किसानों का शोषण हुआ। इसमें किसानों के हितों की सुरक्षा की कोई बात नहीं थी, उन्हें जमींदारों की दया दृष्टि पर छोड़ दिया गया। क्योंकि जमींदारों को कह दिया कि लैंड का रेंट हमको इतना दे दो, ये नहीं बोला कि किसानों से कितना टैक्स लोगे। तो अब क्या हो रहा है, वो टैक्स यहाँ पे तो रेंट दे आ रहे हैं, लेकिन अपने लग्जरी के लिए या मान लो उनको कुछ और करना है तो क्या करेंगे, वो टैक्स बढ़ा देंगे किसानों से। तो किसानों का शोषण हो गया, और शोषण किसके द्वारा हो रहा है, अपने ही जमींदारों के द्वारा। तो एक तरह से तो पता भी नहीं चल रहा है कि ब्रिटिशर्स की वजह से शोषण हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारा ही जो अपना ही लोग हैं वही शोषण कर रहे हैं। इस व्यवस्था में उपज के 3 भागीदार थे, सरकार, जमींदार और कृषक। तो ये तीनों तो हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर वाज सम स्कॉलर्स हु होल्ड द ओपिनियन दैट परमानेंट सेटलमेंट एडवर्सली इफेक्ट
द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड पीजेंट एंड कंपनी। तो इसके बाद दूसरे कुछ स्कॉलर हैं जो ये मानते हैं कि इस आइडिया ने उनको उतना ही नुकसान भी पहुंचा है। परमानेंट सेटलमेंट एडवर्सली अफेक्ट द इनकम ऑफ द कंपनी, उसने कंपनी को भी नुकसान पहुंचाया क्योंकि उसका फिक्स हो गया रेवेन्यू, वो बढ़ा नहीं रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट expected that with the implementation permanent settlement income of the company would increase tremendously but the expectation was not fulfilled। उन्होंने सोचा कि इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी उनका कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। दिस सेटलमेंट वाज प्रूव हार्मफुल फॉर द लैंडलॉर्ड, कि लैंडलॉर्ड के लिए भी हो गया क्योंकि पर रेंट तो देना ही है। अब किसान मान लीजिए बहुत कम उपज हुई तब क्या करेंगे, तो वो उनको जो जमींदार थे उनको रेवेन्यू नहीं देते थे। भाई अपने लोग कितनी देर मारेंगे, अगर मारते तो रिवोल्ट भी हो सकता था। इस तरह भी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी उसकी वजह से सिस्टम बदल गया। अब इसमें देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें सरकार एवं जमींदार की आय निश्चित कर दी गई थी, जबकि किसान अनिश्चित स्थिति में था और जमींदारों की इच्छा पर निर्भर था। जो हमने बताया अभी कि जमींदार उनका तो फिक्स हो गया, जमींदार भी अब कितना टैक्स लेगा ये, क्योंकि उसको टैक्स जितना देना है उसके हिसाब से ही लेगा। अब किसानों की उपज नहीं हुई तो क्या होगा, तो जमींदारों की जो स्थिति थी वो भी बीच में फंस गई। इस व्यवस्था में अनुपस्थित जमींदार प्रथा का विकास हुआ, कि अब ये जमींदार वहाँ उपस्थित नहीं रहते थे कि वहीं पे रहें गांव में, ये नहीं हुआ। वह वस्तुतः अत्यधिक लगान के कारण जमींदार उसका भुगतान करने में असमर्थ हुए, तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी गई। फलतः दूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी और साहूकार ने जमींदारी प्राप्त कर ली और अपने एजेंट के माध्यम से संबंधित क्षेत्र का भू राजस्व की वसूली के चलते बिचौलियों की संख्या बढ़ी। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई जमींदार नहीं दे पाया टाइम पे, क्योंकि वो कलेक्ट ही नहीं कर पाया, लोग दे नहीं रहे हैं तो उसको कलेक्ट नहीं पाया, तो अब किसी और को दे दी कि नीलामी हुई उस लैंड की। तो जो बाहर के बिजनेसमैन हैं या दूसरी जगह के उन्होंने ले लिया, अब वो तो वहाँ के एरिया को नहीं जानते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक दूरस्थ जो है अनुपस्थित जमींदार भी पैदा हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, क्योंकि जो दूर है उसको तो पता भी नहीं चलेगा किसान किस स्थिति में है, फसल खराब हो गई या नहीं, तो वो और ज़्यादा शोषण करके अपना टैक्स ले लेते हैं। कृषि का विकास नहीं हो पाया क्योंकि किसानों के पास पूंजी नहीं थी और बिचौलिया जमींदारों को कृषि के विकास में रुचि नहीं थी, तो वो नहीं चाहते थे कि उनका वो अपना जितना प्रॉफिट है उतना लेना चाहते थे, तो उससे उन किसानों की स्थिति और बर्बाद हो गई। स्थायी बंदोबस्त से ब्रिटिश को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वस्तुतः आय निश्चित व स्थिर हो जाने से अब उनकी बढ़ती आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी, तो साथ ही कम जमींदारों के अत्यधिक शोषण से कृषक विद्रोह का सामना भी सरकार को करना पड़ रहा था। इस दृष्टि से इसे यह बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था। तो अगर हम देखें तो ये बहुत ही आइडिया जो परमानेंट सेटलमेंट का था वो उतना अच्छा आइडिया नहीं था। अब यहाँ पे देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष यह है कि हम कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई, किसानों का निर्धनीकरण हुआ और अकाल की बर्बरता बढ़ी। इस पद्धति को लागू करने में ब्रिटिश को इस दृष्टि से साहसी माना जाता है कि उन्होंने पहली बार संपत्ति अधिकारों की स्पष्ट पहचान की और जमींदार बिचौलियों को भूस्वामी बना दिया। तो एक सिस्टम तो उन्होंने बनाया, पहली बार एक अच्छा सिस्टम मतलब सिस्टम बना, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब इसके बारे में अलग अलग लोग क्या कहते हैं, चार्ल्स ग्रांट क्या कहते हैं, समस्त भूमि सरकार की है तथा जमींदार उसके कर संग्रह करते हैं। होम्स क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त एक दुखद भूल थी। जेम्स ग्रांट क्या कह रहे हैं, स्थायी बंदोबस्त की प्रस्तावना का विरोध किया था इन्होंने। तो ये 2-3 नाम है, इनका नाम को याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है, वैसे तो नहीं पूछा था। अब हम देखते हैं इनका कि स्थायी बंदोबस्त एक साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कथन था। इस पे टिप्पणी के लिए बोला है, तो आप देख सकते हैं, इसको हम एक आंसर के रूप में देख रहे हैं कि भूमिका स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य केवल कथन मतलब था, जो हमने बात की वो है। साहसी कैसे था, पहली बार संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करते हुए जो जमींदार बिचौलियों को भूस्वामी बना दिया गया।
और किसानों को मात्र खेती करने वाला मजदूर। तो ये साहसी कदम तो था कि इस तरह से टैक्स फिक्स हो गया। बुद्धिमत्तापूर्ण कैसे था? ब्रिटिशर्स को निश्चित और स्थायी आय की प्राप्ति होने लगी, प्रशासनिक कठिनाई से मुक्ति मिल गई। बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं, अब क्यों नहीं है? क्योंकि बढ़ती आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि फिक्स कर दिया आपने टैक्स। जमींदारों के शोषण से जमींदारों की परेशानियां बढ़ी, तो जमींदारों का भी एक तरफ शोषण हो रहा है, क्योंकि उनको ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना पड़ रहा है अलग अलग समय में, क्योंकि अगर मान लीजिए फसल ख़राब हो गई तो भी उनका तो रेंट फिक्स है, तो और वो अपना फिर किसानों का शोषण कर रहे हैं, तो इससे विद्रोह होगा। निष्कर्ष इस प्रकार साहसी कदम तो है, परंतु बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं है। तो ये तो हम ऐसे देख रहे थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन मेंस में आता है तो कैसे करेंगे। आगे देखते हैं। अब अगला जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसमें क्या हो रहा है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसको हम लैंड टेन्योर सिस्टम ब्रिटिश इंडिया, रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास में था, महलवाड़ी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, रैयतवाड़ी सिस्टम बॉम्बे में भी था। जो साउथ इंडिया में देखें तो रैयतवाड़ी था, ईस्ट इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट, और अगर हम देखें महलवाड़ी जो था पंजाब और यूपी में। उसका हम मैप देखेंगे अभी, उससे बिल्कुल आसानी समझ जाएंगे आप पूरी तरह से। उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक बार आप मैप देख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उत्तरदायी कारक, विशेषताएं और परिणाम को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। स्थानीय परिस्थितियाँ, ब्रिटिश आवश्यकताएँ और यूरोपीय विचारधारा, तो 3 चीज़ें थी जिसकी वजह से रैयतवाड़ी बंदोबस्त बनाना पड़ा। रैयत मीन्स क्या होता है? किसान। सीधा सरकार से संबंध, रैयतवाड़ी मतलब रैयत किसान का सीधे सरकार से संबंध। अभी तो क्या था? मिडिल मैन था। मिडिल मैन कौन था? जमींदार। जब यह पद्धति चल रही हो उसी समय दूसरी पद्धति आ जाती है। जब वो परमानेंट सेटलमेंट वाली चल रही थी उसी समय ही आएगी। सरकार मध्यस्थ किसान, इससे सरकार की छवि सही रहती है। अब उसमें क्या हो रहा था? जमींदार शोषण कर रहे थे और जमींदार ये कहते थे भाई हमको क्या, हम जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमसे ज़्यादा टैक्स मांग रहे थे हम, तो शोषण क्या ब्रिटिशर्स को लगा कि हम ही बुरे बन रहे हैं, कहीं विद्रोह होता है तो हम ही मारे जाएंगे, ये लोग तो इंडिया के ही हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने एक नया सिस्टम लगाया, क्या है? रैयतवाड़ी, जिससे सीधे किसान के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरदायी कारण क्या थे रैयतवाड़ी के? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने के पीछे ब्रिटिश आवश्यकताएं, स्थानीय परिस्थितियां और यूरोपीय विचारधारा की भूमिका थी। वस्तुतः स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व राशि निश्चित कर दी गई, अतः ब्रिटिश की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि फिर फिक्स हो गई। अतः ऐसी पद्धति की आवश्यकता थी जिसमें समय समय पर भू राजस्व की राशि को पुनर्निर्धारण किया जा सके। उसके बाद भारत के दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्र में ब्रिटिश विस्तार के साथ ही दक्षिण पश्चिमी, क्योंकि बंगाल के बाद सीधे क्या हुआ था? दक्षिण मैसूर में और पश्चिम महाराष्ट्र में पहुंचा था ब्रिटिशर्स। भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में ब्रिटिश विस्तार के साथ ही भू राजस्व प्रणाली लागू करनी थी। इन क्षेत्रों में कोई स्पष्ट जमींदार वर्ग मौजूद नहीं था, तो स्पष्ट नहीं था। तो इसमें हम देख लेते हैं कब शुरू होता है रैयतवाड़ी। 1820, तो परमानेंट सेटलमेंट 1793, तो उसी कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे 1820 में यहाँ पे ये शुरू हो जाता है रैयतवाड़ी सिस्टम। कहाँ पे? मेजर एरिया ऑफ इंट्रोडक्शन मद्रास, बॉम्बे, पार्ट ऑफ आसाम, ये देखिए थोड़ा सा अलग है, विथ कुर्ग प्रोविंस ऑफ कुर्ग भी उधर ही है, तो मद्रास, बॉम्बे। रैयतवाड़ी सिस्टम ओनरशिप राइट्स पर हैंडेड ओवर टू पीजेंट, की ओनरशिप किसको दे दी गई? कंपनी की ना होके किसान को दे दी कि आपका है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट, अब सीधे किसान से ही टैक्स कलेक्ट करेगा। द रेवेन्यू रेट्स ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज 50% वेयर द लैंड्स वर ड्राई एंड 60 इन इरीगेटेड लैंड, कि जहाँ पे बंजर ज़मीन टाइप की है वहाँ 50% टैक्स ले लिया जाएगा, और जहाँ पे अच्छी इरिगेशन की सुविधा दी जा रही है, नहरें हैं बना दी गई या कुएँ सिंचाई के लिए बनाए गए, वहाँ 60% तक कंपनी ले लेगी। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो ये भी एक तरह से शोषण ही है। आगे बढ़ते हैं। उन दशाओं की भूमि की उत्पादकता एवं संरचना को अलग अलग करती थी, क्योंकि वो इसलिए अलग अलग जहाँ भौगोलिक दशाओं जैसी जैसी होगी, कहीं पे अच्छी भूमि होगी तो वहाँ पे 60%, जहाँ खराब होगी वहाँ 50%। अब ये देखिए थोड़ा सा पहले देख लेते हैं चार्ट को,
कि 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये हमेशा याद कर लीजिएगा बिल्कुल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। बंगाल में 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट किया। मद्रास 1833 में शुरू किया थॉमस मुनरो ने। रोतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आपको याद रखना है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने की इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुनरो भी इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में जो है वहाँ पे, अभी हम उसको मैप में भी देख लेंगे। इंग्लैंड में रिकार्डो की लगान संबंधी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। अब जो हमने इससे पहले जो बताया था एडम स्मिथ की बात, तो एडम स्मिथ को ही आगे बढ़ाते हुए रिकार्डो जो थे इकोनॉमिक्स थे, वो बताते हैं किस तरह से चीज़ों को आगे कैपिटलिज्म में ही किस तरह से या पूंजीवाद में ही किस तरह से सुधार करके लैंड और दूसरी जो पॉलिसीज़ थी उनको उन्होंने बताया। इसके तहत कहा गया कि किसानों द्वारा जो उत्पादन होता है उसमें से श्रम मूल्य निकाल लिया जाए तो जो अधिशेष बचता है वह सरकार के पास जाना चाहिए। अब इन्होंने थियोरेटिकली क्या बताया कि अगर आप जो उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है, 400 रुपये 500 रुपये, जो मजदूर है उसको तो 500 रुपये मिल रहा है आज के समय के हम देखें उस समय, तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से देखा जाए, जितने दिन ये मेहनत कर रहे हैं तो उतने दिन के हिसाब से, तो ये मान लीजिए एक फसल को उगाने में उन्होंने 10 दिन मेहनत की, तो क्या हुआ, 5000 रुपये इनके बचे। अब फसल बेचने के बाद कितना पैसा मिल रहा है, अगर मान लीजिए 10,000 मिल रहा है, तो 10,000 में से 5,000 कंपनी के पास है, क्योंकि 5,000 इनका है, क्योंकि मेहनत तो इन्होंने 10 ही दिन की थी, या इसी तरह जितने भी होगा किसी भी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए 50 दिन मेहनत करते हैं और ज़्यादा मान लीजिए इनकी जो आमदनी होती है इनके 50,000 हो जाती है और इनकी मेहनत कैलकुलेट करके 20,000 हो, तो 30,000 मान लिया जाएगा, टैक्स ले लेना चाहिए। और ये थेरेटिकली जो है वो बता रहे हैं रिकार्डो कि ऐसा होना चाहिए। और बाद में अगर इस रिकार्डो की ही जो थ्योरी थी, एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी, जिसकी वजह से जो मेहनत, अब उसी को मार्क्स जो बोलते हैं, किसी की वजह से मार्क्स इनके अगेंस्ट में लिखते हैं कि बोलते हैं कि असली में सरकार का नहीं है ना पूंजीपति का, ये तो इसी की मेहनत का है। खेती में किया क्या किसी ने, किसी और ने तो मेहनत नहीं की, वो 5,000 तो उसका है ही, और ये 5,000 एक्स्ट्रा जो है वो भी उसी का है। इसमें से रेंट जो होगा वो थोड़ा बहुत हो सकता है, मान लीजिए 1,000 रेंट हो जाए, 2,000 तो समझ में आता है, लेकिन ये बोले कि इसी का जो शोषण करते हैं वही पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, और पूंजीवाद में पैसा वहीं से आता है। किसका शोषण होता है पूंजीवाद में, वो कह रहे हैं कि जो नीचे सबसे होता है उसका ही शोषण करके पूंजीवाद इतना इस्टेब्लिश होता है। और अगर आप देखेंगे तो किसी भी कंपनी में भी देखेंगे तो नीचे के जो लोग होते हैं उनको बहुत कम सैलरी मिलती है, और उसी की वजह से वो कंपनी उतना अधिक ग्रो करती है। अब आगे बढ़ते हैं। किंतु इस अधिशेष जो सरप्लस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, का अधिकतम अंश बिचौलिए खा लेते हैं। अतः बिचौलियों को समाप्त कर किसान एवं सरकार के बीच प्रत्यक्ष संबंध बनाना चाहिए। इससे सरकार की छवि भी अच्छी होती है तथा इससे प्रेरित होकर भारत में भी बिचौलियों को समाप्त कर प्रत्यक्ष कर संबंधी जो बनाने का बात की गई, इस विचारधारा से प्रेरित होकर भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। तो ये कैपिटलिज्म या पूंजीवाद की ही एक विचारधारा थी जो उसको रिकार्डो लाते हैं, और वो कहते हैं कि बिचौलिए जो खा जाते हैं, और जो एक दिन जो मजदूरी है, किसान जो काम कर रहा है उसको काम के हिसाब से उसकी मजदूरी डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद जो बचता है वो सरप्लस है, वो सरप्लस गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो उस पर थ्योरेटिकली ये मान जाते हैं। आगे देखते हैं विशेषताएं क्या है रैयतवाड़ी की। किसानों को भूस्वामी मानकर उसे भूमि का पट्टा दे दिया गया। प्रत्येक किसान को 20-30 वर्षों में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जा सकता था, कि 20-30 साल बाद फिर से किया जाएगा कि इतना टैक्स लिया जाएगा। इस व्यवस्था में भूमि का सर्वेक्षण किया गया और सामुदायिक संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। बंजर भूमि भी सरकार के नियंत्रण में रही। तो सामुदायिक भूमि जैसे चारागाह हो गए, दूसरे हो गए, जहाँ फेस्टिवल हो रहे हैं, मंदिर हो गए, इन सब चीज़ों को सरकार के पास चली गई, बाकी जो है वो उनके पास ही रहा, किसानों के पास, उस पर टैक्स देना था। सरकार प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।
और किसानों को ज़मीन की खरीद बिक्री का अधिकार दे दिया गया कि आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। इससे पहले अगर हम परमानेंट सेटलमेंट में देखें 1793 में जो आता है उसमें क्या है, वो जमींदार का है, किसान बेच खरीद नहीं सकता है। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक 51%, वो कितने में थी 19% परमानेंट सेटलमेंट, ये 51% क्षेत्र में लागू की, जिससे दक्षिण भारत के क्षेत्र शामिल थे। कर्नल रीड ने 1792 में इसे सर्वप्रथम मद्रास को कैसे 12 महल जिले में लागू किया, को 12 महल जो ज़िला है वहाँ पे लागू किया। आगे चलकर थॉमस मुनरो ने संपूर्ण मद्रास प्रांत तथा एल्फिंस्टन ने बॉम्बे में लागू किया। यहाँ गवर्नर प्रिंगल ने भूमि का सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो गवर्नर प्रिंगल जो थे उन्होंने भूमि का सर्वेक्षण किया, कौन सी भूमि 50% लेना है, किस पे 60%, ये मिला। एल्फिंस्टन ने बॉम्बे में और थॉमस मुनरो ने कहाँ पे, मद्रास में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन, बॉम्बे और गवर्नर प्रिंगल। और कब हुआ, 1792 में। आगे बढ़ते हैं। प्रभाव इसका क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा सैद्धांतिक दृष्टि से किसान स्वतंत्र स्थिति में था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसान स्वतंत्र हो गया, अब उसको जमींदार को कुछ नहीं देना है, क्योंकि वो भूमि का स्वामी बन गया, खरीद बेच सकता था। किंतु व्यवहारिक स्थिति में वह परतंत्र स्थिति में था, इसलिए किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। व्यवहारिक दृष्टि में देखें तो उससे पहले होता था कि अब इसको टैक्स देना ही गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स ले रही है। इससे पहले क्या होता था, बीच में जमींदार होता था, जमींदार के सामने आपने रो दिया या बोल रहे कि हमें परेशानी आ गई, कुछ हो गया, तो वो जमींदार हो सकता है आपका टैक्स माफ़ कर दे, किसी और से ले ले उतना ही, या किसी से थोड़ा ज़्यादा ले ले। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट डायरेक्टली कर रहा है, तो गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति क्या है। भू राजस्व के अधिकतम राशि के लिए किसानों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ा। अब साहूकार से ऋण लेना पड़ता था वहाँ पे, क्योंकि भाई नहीं दे पा रहे हैं, अपना जितना उगाया उतना खाने में खर्च हो गया, किसी और चीज़ में खर्च हो गया। फलतः वह ऋणग्रस्त हुआ और उसे भूमि से बेदखल किया जाने लगा। इस तरह वह महाजनी व्यवस्था के कारण वह मालिक से मजदूर बन गया। अब क्या है, जिनके पास पैसे हैं वो पैसा तो दे रहा है उसको काम के लिए, मान लो टैक्स देते समय दे दिया, लेकिन धीरे धीरे वो ज़मीन पे कब्जा कर ले रहा था और वो मजदूर बन गया अपनी ही ज़मीन पे जो उसको मिली थी। आगे बढ़ते हैं। अब जो है, जो आखिरी हमारा सिस्टम है जिसको हम कह सकते हैं महलवाड़ी बंदोबस्त, जो महलवाड़ी सिस्टम है, इसमें क्या हुआ, महल मतलब गांव, यहाँ पे रतवाड़ी सिस्टम से क्या हो रहा था, डायरेक्ट टैक्स, और महलवाड़ी में क्या हो गया, फिर से एक मिडिल मैन आ गया। परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ, जो 1820 में शुरू हुआ रतवाड़ी, उसमें ये हटा दिया गया बीच मिडिल मैन। 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ उसमें मिडिल मैन जो जमींदार कहलाया वो था। अब आगे देखते हैं। महलवाड़ी बंदोबस्त में गांव के स्तर पर समझौता किया गया। महल का तात्पर्य है गांव। इस व्यवस्था में गांव में मुखिया से सरकार का लगान संबंधी समझौता हुआ कि अब एक महलवाड़ी में क्या हो गया, बीच में एक मिडिल मैन फिर से लाया गया, लेकिन वो मुखिया होगा, बड़ा जमींदार के नहीं, बहुत 10 गांव 20 गांव वाला नहीं, हर गांव का मुखिया। इस व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस व्यवस्था महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, जिसने सर्वप्रथम 1820 में ये हुआ, 1822 में इसे लागू किया। महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महल था गाँव के आधार पर किया जाता था। भू राजस्व का भुगतान कृषक द्वारा व्यक्तिगत रूप से गांव के मुखिया के पास किया जाता था। यदि कोई किसान लगान नहीं देता था तो बड़ी भूमि ग्राम सभा के अधीन चली जाती थी। तो अगर मान लीजिए कोई नहीं दे रहा तो ग्राम सभा उसको ले लेती थी। आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था में भी समय समय पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 30%, परमानेंट सेटलमेंट 19%, 51% रतवाड़ी और 30% क्या हुआ, तो ऑलमोस्ट देखिए 19, ये 20% मान लीजिए तो हो गया 60%, तो 1% ज़मीन इधर उधर बची हुई रह गई।
तो इस व्यवस्था में किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और वस्तुतः एक तरफ भू राजस्व की राशि अत्यधिक थी जिसमें समय समय पर वृद्धि होती रहती थी, तो दूसरी तरफ यहाँ भी जमींदार व्यवस्था के समान ही गांव के मुखिया के रूप में एक शोषक वर्ग सामने आ गया। तो सेम है, देख सकते हैं महलवाड़ी में भी वही हुआ। लेवाइड डिवाइडेड इन महल्स, ईच महल्स कंप्राइजेज वन और मोर विलेज, कि एक से ज़्यादा महल होते थे। ओनरशिप राइट वर वेस्टेड विद द पीजेंट, ओनरशिप तो पीजेंट के पास थी, लेकिन द विलेजर्स कमिटी वॉज रियल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, तो कमेटी जो थी या प्रधान जो होता था या जो मुखिया है वो रिस्पॉन्सिबल होता था वो कलेक्ट करने के। अब उसमें क्या, वो एक शोषण बन गया, जैसे जमींदार थे वैसे वो जमींदार बन गया, नया जमींदार आ गया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति का परिणाम क्या हुआ, महलवाड़ी नीति, किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ क्योंकि वो शोषण कर रहा था। ग्रामीण समाज का आर्थिक विभाजन गहरा हो गया, फलतः कृषि संबंधों में तनाव बढ़ा आपस में, क्योंकि वे टैक्स नहीं दे पाएंगे तो किसकी, आपस में गांव का ही मुखिया है ना, तो उससे तो अच्छी नहीं बनेगी आपकी। भूमि को खरीद बिक्री योग्य बना दिया गया, फलतः ऋण लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो गई। अब ऋण लेने लगे लोग, जो लोन है कि हम खरीद सकते हैं बेच सकते हैं। मुकदमेबाजी का विकास हुआ और संयुक्त परिवार में टूटन, अधिकतम भू राजस्व चुकाने के लिए किसानों को नकदी फसल उगाने के लिए बाध्य किया गया, फलतः खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ, अतः अकाल की बारंबारता बढ़ी। तो बहुत सी चीज़ें हो गई, परिवार टूट गए क्योंकि अब टैक्स देना है, टैक्स नहीं हो पा रहा तो लोग अलग हो गए। दूसरा है कि कैश क्रॉप्स उगाने लगे, वैसी क्रॉप्स में पैसा नहीं आता था। तो महलवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1833 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक, ये इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ, 1833 में ये हुआ। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन सेंट्रल प्रोविंस, जिसको हम एमपी कहते हैं आज के समय, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसको हम पंजाब और उस इधर का एरिया कहते हैं, पाकिस्तान में अभी आज है, आगरा, पंजाब, गंजेटिक वैली जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब से भी आगे है, पाकिस्तान पूरा है और पंजाब है, और ब्रिटिश इंडिया में ये यहाँ पे हुआ। महलवाड़ी सिस्टम हैड मैनी प्रोविज़न ऑफ बोथ द जमींदारी सिस्टम एंड रैयतवाड़ी, तो जमींदारी सिस्टम का भी आइडिया था, रैयतवाड़ी सिस्टम की ज़मीन तो किसान के पास है लेकिन एक जमींदार भी है जो टैक्स कलेक्ट करेगा। इन दिस सिस्टम द लैंड वॉज डिवाइडेड इन महल्स, ईच महल कंप्राइज वन और मोर विलेज, की एक से ज़्यादा महल में एक विलेज और एक से ज़्यादा गांव हो सकते थे। ओनरशिप राइट्स पर वेस्टेड विद द पीजेंट, जो हमने बताया कि ओनरशिप किसके पास थी महलवाड़ी में, पीजेंट के पास। तो यही क्वेश्चन बनेंगे कि महलवाड़ी सिस्टम में किसके पास थी, परमानेंट सेटलमेंट में किसके पास थी, रैयतवाड़ी सिस्टम में किसके पास थी, कौन कलेक्ट करता टैक्स, ये सब घुमा फिरा के इधर से ही उधर से आएंगे। तो अगर आप इसको क्लियरली समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। द विलेज कमेटी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, तो यहाँ पे विलेज कमेटी या प्रधान जो है वो जो होता था वो रिस्पॉन्सिबल था कलेक्ट करने के। आगे देखते हैं अब लास्ट जो हमारा है कि निष्कर्ष क्या निकलता है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिए, ये इसको जो मैप है इसमें आप बहुत क्लियर देख पाएंगे। तो इसमें कि ये एरिया जो है परमानेंट सेटलमेंट का है, ये ग्रीन वाला, तो इसमें देख लेंगे बंगाल भी हो गया, उड़ीसा का भी पार्ट हो गया, बिहार यूपी का भी कुछ पार्ट, बनारस वाला एरिया जो था हमने बताया था वो परमानेंट सेटलमेंट में था। इधर साउथ इंडिया, महाराष्ट्र का और ये सब जो एरिया है यहाँ पे क्या हो गया, रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया, यहाँ भी रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया। और ये देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब, हरियाणा, इधर ये सारे चीज़ यूपी का पूरा पोर्शन और सेंट्रल प्रोविंस, यहाँ पे क्या हुआ महलवाड़ी। यहाँ पे महलवाड़ी में क्या होगा, गांव 2-3 गांव मिला के एक कमेटी बनाई गई, वो टैक्स कलेक्ट कर रही थी, लेकिन वो गांव के ही लोग थे तो आपस में मनमुटाव भी बढ़ते गए। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक भू राजस्व प्राप्ति करना था। ऐसी स्थिति में भू राजस्व की जो भी पद्धतियाँ लागू की गई उसमें किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, क्योंकि किसान भारत की बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करता था और गांव में रहता था। इस दृष्टि से भारत गांव में बसता था, अतः किसानों के निर्धनीकरण से गांव निर्धन हुए, भारत निर्धन हुआ। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश भू राजस्व नीति से गांव अशांत हुए, जिसकी अभिव्यक्ति समय समय पर होने वाले किसान एवं जाति विद्रोह के रूप में देखी जा सकती है। तो ये हुआ इन सारी नीतियों से जो कि सही नहीं थी।
इसके बाद एक हम आपको मैप दिखा देते हैं, जिसमें आप चीज़ें आसानी से आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। सेम मैप है, बस ये देखिए कहाँ कहाँ था, बंगाल, बिहार, यूपी, ये जो है पंजाब, आज के समय हमारा पंजाब मतलब कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर था उसको तो अलग कर दिया आज के समय, एमपी, यूपी और पंजाब, इसके अलावा महाराष्ट्र और ये इधर का। तो ये एरिया जो है अलग अलग, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट था, यहाँ महलवाड़ी था, यहाँ पे रेतवाड़ी। तो इंट्रोड्यूस किससे किया जमींदारी सिस्टम जो था या परमानेंट सेटलमेंट किससे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। रेतवाड़ी सिस्टम 1820, सर थॉमस मुनरो, विलियम बेंटिक 1833। महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में हुआ, ये याद रखिए। मद्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, आसाम, कुर्ग, मद्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल और कुर्ग में रेतवाड़ी सिस्टम। आसाम में अब देखिए साउथ इंडिया तो कह देते हैं, हमने एक मैप में देखा है, लेकिन यहाँ पे जो है आसाम और कुर्ग का एरिया जो है वहाँ पे भी ये था, ईस्टर्न बंगाल ये जो एरिया है वहाँ पे भी। इसके अलावा जो महलवाड़ी है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जो हमने बताया था पाकिस्तान का पीछे का हिस्सा। सेंट्रल इंडिया ये हो गया, पंजाब, गंजेटिक प्लेन जो हमारा यूपी है। ऑनर ऑफ द लैंड, जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ द लैंड, जमींदारी सिस्टम में जो परमानेंट सेटलमेंट। रैतवाड़ी में रैत जो थे वो ओनर बन गए। महलवाड़ी में भी ओनर कहते हैं, जो किसान है वही है, लेकिन वहाँ का जो मुखिया है या जो कमेटी है वो वहाँ टैक्स कलेक्ट करें। राइट्स टू कलेक्ट द टैक्स, जमींदार वर गिवन द राइट्स टू कलेक्ट द टैक्स, कि जमींदार कलेक्ट करेगा किसानों से। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ करेगी, रैतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्टली किसान से करेगी, और महलवाड़ी सिस्टम में कौन करेगा, विलेज कमेटी करेगी, जिसका मुखिया होगा वो करेगा। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसको अगर आप क्लासेस अलग से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। हम ऑनलाइन क्लासेस डायरेक्टली भी कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की, ऑल्दो हमें उतना अभी उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन रिस्पांस मिलते ही हम वो भी शुरू करेंगे। आप हमसे डायरेक्टली मुखातिब होंगे, जिससे हम क्वेश्चन आंसर भी आपस में ही कर सके और चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही हैं उसको रिपीट कर सके। अभी तो वन वे कम्युनिकेशन है, जब टू वे कम्युनिकेशन होगा तो ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर है हमारा 6001203135, व्हाट्सएप है 6001939975 पे। व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से। ईमेल हमारा capitalstudy20@gmail.com। अगर आपको PDF या इस तरह की कोई भी चीज़ें चाहिए तो आप हमको मेल कर सकते हैं। अगर हमारी रिपोजिटरी में होगी तो हम आपको ज़रूर भेज देंगे, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैप हमने बहुत मेहनत करके मैप लाए और ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं, कुछ चीज़ें दूसरों से लेते हैं, तमाम सारी चीज़ें। तो आपको अगर सही लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। लगातार आपको ये मिलते रहेंगे अपडेट। और भी चीज़ें हम शुरू करने वाले, ज्योग्राफी की क्लासेस भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं और दूसरी क्लासेस भी। इसके अलावा UPHSC का नोटिफिकेशन आते ही हम उसकी क्लास एक रेमेडियल क्लास कह सकते हैं या क्रैश कोर्स टाइप का वो भी शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।